स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला की एक और नई वीडियो में, जो कि आज हम करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी के लिए बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत किए थे, इस क्लास में हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत करने वाले हैं, जिसमें कि क्लास से 1 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर क्लास से पक्का मिलेगा। इस सिद्धांत के अंदर हम देखेंगे कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले सिद्धांत की तरफ। तो पहला है हमारा एक खंड का सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड बिनेट ने। प्रवर्तक जो हैं एक खंड सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी के अल्फ्रेड बिने, जो कि इन्होंने 1911 में दी थी। ठीक है, ये बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं और ये बुद्धि का पहला सिद्धांत है। क्या है? बुद्धि का पहला सिद्धांत। तो ये एक खंड का सिद्धांत इन्होंने दिया था 1911 में अल्फ्रेड बिने ने। इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्य को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि बुद्धि जो वो शक्ति है जो पूरे मानसिक काम को जो है प्रभावित करती है, यानी कि हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा मानसिक काम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, इस सिद्धांत के अनुयायियों ने बुद्धि को समस्त मानसिक कार्य के प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना है, यानी कि इस सिद्धांत को जो फॉलो करने वाले हैं उन्होंने बुद्धि को समस्त मानसिक कार्य के प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना है। थर्ड पॉइंट क्या बताया है उन्होंने यह भी माना है कि बुद्धि समग्र रूप वाली होती है, यानी कि पूरी होल होती है, समग्र होती है और उसे एक विशेष कार्य करने में अग्रसित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने बताया है यह एक एकत्व या खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यानी कि बुद्धि का जो एक खंड का सिद्धांत है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है यूनिफैक्टर थ्योरी का। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने बताया है कि इसे एक कारकीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बिने ने बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता माना है। एक कारकीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये एक कारकीय सिद्धांत है, तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता जो है माना है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि बिने ने इसे विचार करने की योग्यता माना है। क्या माना है? विचार करने की योग्यता माना है, तथा स्टरों ने नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सी बुद्धि को विचार करने की योग्यता माना गया है? तो हमें आंसर देना होगा एक खंड का सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी को जो है विचार करने की योग्यता, कारकीय सिद्धांत, एकत्व या खंड, इस तरीके से हमें आंसर लगाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा दो खंड का सिद्धांत। दो खंड का सिद्धांत यानी कि बाईफैक्टर थ्योरी। दो खंड का सिद्धांत 1904 में आया था, जिसको कि स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। एक खंड का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। दो खंड का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो दो खंड के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? उन्होंने बुद्धि को दो खंड बताया है। बुद्धि को क्या बताया है? दो खंड बताया है। पहली है हमारी सामान्य बुद्धि, जनरल, जिसको कि जी फैक्टर कहते हैं, तथा दूसरा बताया है विशिष्ट बुद्धि, जिसको कि स्पेसिफिक कहते हैं। तो जी और एस से इसको डिनोट करते हैं। तो पहली है हमारी जनरल, दूसरी है स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा सामान्य कारक से तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है। सामान्य कारक से तात्पर्य क्या है? यानी कि जनरल जी फैक्टर से तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उनका है बुद्धि के सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, यानी कि बुद्धि के जो जनरल जी फैक्टर हैं वो जन्मजात होते हैं, जबकि विशिष्ट कारक यानी कि जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो जो है अर्जित होता है। ठीक है, जन्मजात होता है यानी कि बाई बर्थ होता है, जन्म से ही आपके अंदर होते हैं, और जो विशिष्ट कारक होते हैं वो अर्जित होते हैं, यानी कि एक्वायर किए जाते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड किए जाते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि बुद्धि के इस दो कारक सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में बुद्धि के सामान्य कारक कार्य करते हैं। इन्होंने बताया कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में बुद्धि के सामान्य कारक जो है कार्य करते हैं, जबकि विशिष्ट मानसिक क्रियाओं में विशिष्ट कारकों को स्वतंत्र रूप से काम में लाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पॉइंट को। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो खंड का सिद्धांत दिया, जहां उन्होंने जी यानी कि जनरल फैक्टर और एस यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताया। तो ये दो खंड का सिद्धांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, या फिर इसको
जिसको संशोधित सिद्धांत भी कहते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत या फिर इसका जो दूसरा नाम है संशोधित सिद्धांत भी जो है कहते हैं, ये स्पीयरमैन ने दिया था 1911 में। ठीक है, अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या हैं? बुद्धि के इस सिद्धांत में 3 कारक यानी कि सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक जो है सम्मिलित किए गए हैं। 2 सिद्धांत वाली बुद्धि में क्या बताया था? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। लेकिन तीसरी वाली में क्या बताया गया है? समूह कारक भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जिस तीसरे कारक को स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में जोड़ा उसे उन्होंने समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर कहा। जो तीसरा कारक है जो इन्होंने जोड़ा है उसको समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इस सिद्धांत का? स्पीयरमैन के विचार में सामान्य तथा विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक भी समस्त मानसिक क्रियाओं में साथ रहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया, पहले इन्होंने जो है द्विफैक्टर थ्योरी दी यानी कि बाईफैक्टर थ्योरी दी, द्विकारक सिद्धांत दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी ही थ्योरी को संशोधित करके जो है इस संशोधित सिद्धांत दिया या फिर त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर को ऐड किया और इन्होंने बताया कि जो तीसरा कारक है यानी कि समूह कारक है वो समस्त मानसिक क्रियाओं में भी साथ रहता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनके सिद्धांत का, समूह कारक स्वयं अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है। समूह कारक का सिद्धांत जो है वो उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारक के मिश्रण से यह अपना समूह बनाता है, इसलिए इसे समूह कारक कहा गया। तो समूह कारक क्यों कहा गया है कि यह जो है जनरल यानी कि सामान्य और स्पेसिफिक दोनों के मिश्रण से जो है अपना समूह बनाता है, तो इसको हम समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, 3 सिद्धांत हो गए हैं। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं बुद्धि के, जो कि है हमारा बहुकारक बुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है परमाणुवादी सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर सैंड थ्योरी। बालू सिद्धांत मतलब सैंड थ्योरी। ये किसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। ये किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? बहुकारक बुद्धि सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने बुद्धि के विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, यानी कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है। अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार बहुकारक बुद्धि में कई योग्यताएं निहित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो ये बुद्धि है इसमें कई योग्यताएं होती हैं। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक ने सामान्य कारकों की जगह मूल कारकों तथा सर्वनिष्ठ कारकों कॉमन फैक्टर का उल्लेख किया है। यानी कि स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेसिफिक के बारे में बताया था, लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या है, जनरल की जगह प्राइमरी फैक्टर के बारे में बताया है। जनरल को प्राइमरी फैक्टर कहा गया है और स्पेसिफिक को कॉमन फैक्टर कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, थॉर्नडाइक ने प्राइमरी और कॉमन के बारे में बात की है, जबकि स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेसिफिक के बारे में बात की थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मूल कारकों में मूल मानसिक योग्यताओं को सम्मिलित किया है, यानी कि प्राइमरी जो कारक हैं उसमें प्राइमरी योग्यताओं को सम्मिलित किया है। ये योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी? जैसे कि शाब्दिक योग्यता, आर्किक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता तथा भाषण देने की योग्यता जो है वो प्राइमरी योग्यताएं हैं। ठीक है, अगला इन्होंने क्या बताया है, थॉर्नडाइक के अनुसार ये योग्यताएं व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्य को प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जो हैं ये सारी योग्यताएं हैं व्यक्ति के पूरे मानसिक कार्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, जिसको कि परमाणुवादी सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक की जगह प्राइमरी और कॉमन के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का एक और सिद्धांत है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर्स इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कि थर्स्टन और केली ने दिया था। इसके प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन और केली। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है और ना ही विभिन्न विशिष्ट कारकों का। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि जो है, बुद्धि में ना तो सामान्य कारक है ना ही स्पेसिफिक कारक है। ठीक है, अपितु इसमें कुछ ऐसी निरपेक्ष मानसिक
क्रियाएं होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत का एक और नाम क्या है? थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत जो है कहा जाता है। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को कारक विश्लेषण या तत्व विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत किया? कारक विश्लेषण या फिर तत्व विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया। थर्स्टन ने बताया कि दो या अधिक मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। थर्स्टन ने बताया कि दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर जो हैं वो एक समूह का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इन मौलिक कारकों में उन्होंने अधिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी यानी कि देशिक योग्यता, शब्द प्रभाव, वर्ड फ्लुएंसी, तर्क शक्ति, रीजनिंग और स्मृति शक्ति को मुख्य माना है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और स्मृति यानी कि मेमोरी पावर को इन्होंने मेन माना है। ठीक है, तो याद रखेंगे समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उसके प्रवर्तक थे थर्स्टन और केली। ठीक है, अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर थॉमसन का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? थॉमसन ने। इसके प्रतिपादक या फिर प्रणेता थे थॉमसन। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अनुसार मुख्य बातें क्या हैं सिद्धांत की? थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति का कार्य है वो निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया थॉमसन के अनुसार किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। इन्होंने बताया कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो पर्सन है वो अपनी सारी ही मानसिक योग्यता में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ठीक है, अगला इन्होंने बताया इस सिद्धांत में सामान्य कारकों की व्याख्यानता को महत्व दिया गया है, यानी कि इन्होंने सिर्फ जी फैक्टर के बारे में बात की है, जनरल फैक्टर के बारे में इन्होंने बात की है थॉमसन ने। नेक्स्ट पॉइंट इनका है थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार है वो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। कैटल का बुद्धि सिद्धांत। रेमंड बी कैटल, इनका पूरा नाम क्या है? रेमंड बी कैटल, जो कि इन्होंने 1971 में दिया था। कैटल का बुद्धि सिद्धांत, रेमंड बी कैटल। ठीक है, इसको कैटल का बुद्धि सिद्धांत ही कहते हैं, तो इसको याद करने में आसानी है, इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने 1971 में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है? इन्होंने दो प्रकार की सामान्य बुद्धि का वर्णन किया है। सामान्य बुद्धि के ही इन्होंने प्रकार बता दिए हैं, यानी कि जी फैक्टर के इन्होंने प्रकार बताए हैं। पहला है फ्लूइड, दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड, यानी कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड जो है इन्होंने जी फैक्टर के दो प्रकार बताए हैं। इनके अनुसार बुद्धि की फ्लूइड सामान्य योग्यता वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर करती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड योग्यता अर्जित कारकों के रूप में होती है। इन्होंने क्या बताया है कि जो बुद्धि की फ्लूइड सामान्य योग्यता है वो वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि जेनेटिक होती है। ठीक है, और जबकि क्रिस्टलाइज जो है वो योग्यता अर्जित कारकों के रूप में होती है, यानी कि वो हमें बाद में एक्वायर की जाती है। ठीक है, अगला इन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि फ्लूइड सामान्य योग्यता GF यानी कि जनरल ऑफ फ्लूइड को शरीर की वंशानुक्रम नियंत्रक के रूप में लिया जा सकता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संचालित होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड सामान्य योग्यता यानी कि जनरल क्रिस्टलाइज्ड सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है। ठीक है, कैटल के अनुसार फ्लूइड सामान्य बुद्धि वंशानुक्रम से संबंधित है तथा जन्मजात होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड सामान्य बुद्धि अर्जित होती है। इन्होंने वही बताया कि फ्लूइड जो सामान्य बुद्धि है वो वंशानुक्रम है, यानी कि हेरिडिटी से हमको मिली है, जेनेटिक है, जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड जो सामान्य बुद्धि है वो अर्जित है, यानी कि हमें बर्थ के बाद में एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत थे। आपको कैसी लगी वीडियो? इस क्लास के अंदर बुद्धि के सारे सिद्धांत कवर कर लिए गए हैं। बुद्धि का कोई भी सिद्धांत इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तब तक। ठीक है, धन्यवाद।